तो इस एनिमे के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि ज़िंग शेंज़न आयन को लेकर डीमन के पास चली जाती है और वादे के मुताबिक वो उसको दे देती है, पर डीमन उसको जाने नहीं देता। जिसके बाद ज़िंग उससे लड़ना शुरू कर देती है और ये डीमन उस पर भारी पड़ने लगता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो सस्ता रॉकस्टार ज़िंग और उसकी बहन को एक बैरियर के अंदर ट्रैप कर लेता है और ये बैरियर पावर ऑफ गॉड से बना हुआ है जिसको तोड़ना आसान नहीं है। और अब आगे और इसके बाद हम सारों को देखते हैं जिसने आयन को लोकेट कर लिया होता है, लेकिन केव के अंदर जाने के काफी सारे रास्ते होते हैं। जिसके बाद युआन ही कहता है कि हम सबको अलग अलग जाना चाहिए जिससे हम आयन को काफी जल्दी ढूंढ सकते हैं। और फिर वो चैन को अपने साथ लेकर निकल जाता है और जैसे वो केव के अंदर पहुंचते हैं वो ये देखते हैं कि उन डीमंस ने दोनों बहनों को बैरियर के अंदर बंद किया हुआ है। जिसके बाद चैन आगे जाने लगता है, लेकिन युआन कहता है कि ये अभी सही टाइम नहीं है। और जैसे वो डीमन उन बहनों पर अटैक करता है तभी हम देखते हैं कि ज़िंग उसके ऊपर दोबारा से स्पाइडर वेब से अटैक करती है, लेकिन वो बच जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो रॉक अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़िंग की बहन सामने आकर उसको बचा लेती है। पर वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और हिल नहीं पाती, जिसको देखकर युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डीमन उसके अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद वहाँ पर सारो और जू भी आ जाते हैं जो कि ज़िंग से आयन लेने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं। पर तभी अचानक युआन सामने आकर उसके अटैक को डाइवर्ट कर देता है और इसके बाद जू उस पर चिल्लाने लगती है। सारो अपने एप्पल के सस्ते टैब में ये देखता है कि डीमन ने उस सोल को एब्सॉर्ब कर लिया है और इसके बाद युआन ज़िंग और उसकी बहन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और चैन भी उनकी मदद करने के लिए आगे आता है। पर तभी अचानक वो रॉकस्टार उन पर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन युआन उसे अपनी तलवार दिखाकर रोक लेता है। जिसके बाद वो ये बोलता है इसे मैंने कहीं तो देखा है। और इसके बाद ये रॉकस्टार अपने सर्वेंट्स को बुलाता है, लेकिन सारो अपने टॉर्नेडो मैजिक से उन सबको एक ही बार में उड़ा देता है। हम ये देखते हैं कि वो बड़ा वाला डीमन उन पर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन सारो अपने मैजिक से उन्हें हटा देता है। पर वो दोबारा से अटैक करता है, लेकिन इस बार युआन उसके सामने आकर उसको रोक लेता है और फिर वो रॉकस्टार अपने चाकू से युआन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जू बीच में आकर उसको बचा लेती है और अपने हथियार से उस रॉकस्टार के ऊपर अटैक करती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सारो अपने सेज 8 थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर रॉकस्टार डिफेंसिव मोड में आने वाला होता है, लेकिन तभी जू उसके पास आकर उसे एक पट्टे से हेडशॉट मारती है। जिसके बाद ये सारे बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो डीमन इनके ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन इस बार सारो अपनी रेड फ्लेम का इस्तेमाल करता है और डीमन भी रॉक सीड का इस्तेमाल करता है। तभी जू उस पर अटैक करने के लिए आगे आती है, लेकिन वो उसके अटैक को भी आराम से डॉच कर लेता है और फिर देखते ही देखते ये डीमन उन पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और उनके ऊपर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद जू उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, लेकिन वो अपने आप को रॉक शेल से बचा लेता है। पर उसके चारों तरफ पानी भर जाता है और वो ये बोलता है कि तुम सब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। पर तभी अचानक सारो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है और पानी की वजह से ये अटैक और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जिसके बाद जू भी उस डीमन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, जिससे वो हार जाता है और ये सारे उससे सोल फ्रेगमेंट ले लेते हैं। और जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तभी हम देखते हैं कि वो रॉकस्टार दोबारा से इनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन युआन बीच में आकर उन सबको बचा लेता है और ये बोलता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ तो तुम मुझसे लड़ो। और वो रॉकस्टार ये बोलता है कि चलो देखते हैं हम दोनों में से सबसे ज्यादा तेज कौन है। और ये बोलने के बाद ही उसके पीछे से शैडो जैसे हाथ निकलने शुरू हो जाते हैं और वो युआन पर अटैक करना शुरू कर देता है और ये उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी चैन आकर उसको रोक लेता है और पकड़ लेता है, लेकिन ये रॉकस्टार चैन को भी मारता है। जिसको देखकर युआन उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन ये बंदा उसे अपने बैरियर के अंदर ट्रैप कर देता है और चैन के लात मारकर उसे साइड कर देता है। युआन भी इस बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये रॉकस्टार युआन के ऊपर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे करके स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। जिसको देखकर चैन काफी ज्यादा परेशान होता है और युआन उससे बोलता है तुम ज़िंग को लेकर यहाँ से चले जाओ, ये ट्रैप मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। जिस पर रॉकस्टार ये बोलता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, मेरे बैरियर को आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। और ये सुनने के बाद चैन अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो रॉकस्टार उसे अपने मैजिक से साइड कर देता है और ये बोलता है अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो अभी बता दो, वरना पत्थर बनने के बाद तुम नहीं बोल पाओगे। और इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि जमीन पर लेटा हुआ ये सोच रहा होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग डीमन हंटर बनना है, मुझे मेरे भाई और सबको बचाना है, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सकता, मैं एक नंबर का यूजलेस हूँ। जिस पर युआन उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है और ये कहता है कि तुम कैट डीमन से भी अकेले लड़े थे, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम कर सकते हो। पर चैन रोने लगता है और ये कहता है मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने भाई को भी बचा नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो शेंज़न आयन ग्लो करने लगता है, जिसको देखकर ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही चैन उस आयन को पकड़ता है तो उसके अंदर से एक काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे वो बैरियर टूट जाता है। पर तभी वो रॉकस्टार चैन की एक जोरदार लात मारकर उसे साइड कर
कर देता है और वो आयन ले लेता है और ये कहता है अरे वाह मुझे मिल ही गई। पर वो आयन दोबारा से नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद ये कहता है अरे अब ये क्या हो गया, उसने इसे बड़ा किया था, ये छोटी कैसे हो गई, हो जा बड़ी, खुल जा सिम सिम, अब्राकडाब्रा। अरे यार ये बड़ी कैसे होगी। और इसी मौके का फायदा उठाकर युआन उसके ऊपर अटैक करता है और उसके हाथ को काट देता है, जिसके बाद ये बंदा दोबारा ये बताने लगता है कि फायर इविल क्लाउड फायर सिटी का रूलर है और सबको उसकी बात माननी पड़ती है, जिस पर जू ये कहती है कि तुम तो एक फेरी हो तो तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो, जिस पर वो ये कहता है कि फायर क्लाउड एक हाई रैंक डीमन है जो कि फायर को कंट्रोल कर सकता है और मैं उससे लड़ नहीं सकता। और इसके बाद सारो चैन को उसका आयन घुमाने के लिए कहता है और जैसे वो आयन घुमाता है तो सारो को ये बात पता लग जाती है कि जहाँ पर वो मेट्रॉइड गिरा है सोल फ्रेगमेंट वहीं पर है। और इसके बाद ये सारे जींग और चैन को छोड़कर उस डीमन से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। पर तभी अचानक हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के पास जाकर ये बोलती है कि बॉस सब कुछ रेडी है, जिस पर वो ये कहता है तो चलो शुरू करते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से उन सभी को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और सारो अपने टैब में बिल्डिंग के ऊपर जाने का रास्ता देख रहा होता है जो कि उन्हें फायर क्लाउड के पास तक लेकर जाएगा। और इसके बाद सारो ये कहता है कि ऊपर जाने के रास्ते में हमें काफी सारे लोग मिलेंगे जिन्हें मारकर हमें ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा काफी टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। सारो
अभी ये सारी बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि युआन अपनी स्वॉर्ड से उस बिल्डिंग को काट देता है, जिसके अंदर काफी सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। फिर हम जींग को देखते हैं जो कि चैन का ख्याल रख रही होती है, लेकिन चैन के ख्यालों में गॉड ऑफ वॉर की बैटल चल रही होती है, जहाँ पर गार्डियन सभी से लड़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक डीमन लॉर्ड उसे पीछे से मार देता है, जिसके बाद उसकी सोल 72 फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाती है और ये 2 फ्रेगमेंट्स हैं जो कि चैन के पास हैं, और चैन को ये दोनों दिखाई देने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उसके सामने वो डीमन आता है और वो ये बोलता है कि पावर के बिना तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम अपने भाई और दोस्तों के लिए बोझ हो। जिसको सुनने के बाद चैन ये सोचता है कि मैं काफी कमजोर हूँ, जब भी लड़ाई होती है तो दूसरे मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन मैं किसी को बचा नहीं पाता। और इसके बाद वो डीमन ये बोलता है कि जिसके पास गॉड ऑफ वॉर की ताकत है वो कमजोर नहीं हो सकता, और तुम्हें भी अपने भाई के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। और ये डीमन उसे उकसा रहे होते हैं कि तुम्हें पावरफुल बनने के लिए अपनी सोल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम्हारा भाई भी तुम्हारे सामने झुकेगा और तुम डीमंस पर राज कर सकते हो और डीमन लॉर्ड बन सकते हो। और इसके बाद चैन ये सोचता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पावर चाहिए, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन नहीं, अगर मुझे पावरफुल बनने के लिए अपनी सोल को सैक्रिफाइस करना पड़े और बुरा बनना पड़े तो मैं ये नहीं करूंगा। और फिर देखते ही देखते आयन ग्लो करना शुरू कर देता है और ये दोनों डीमन यहाँ से गायब हो जाते हैं और आयन जमीन में से बाहर निकलता है और ये बोलता है कि तुम्हारा सोल अब से मेरी सोल के साथ मर्ज हो चुका है और तुम्हें इसी जज्बे के साथ मेरा इस्तेमाल करना है। तो ये एक टेस्ट होता है जिसे चैन पार कर लेता है और जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने लाल गुलाबी होठ होते हैं, पर तभी उसकी जेब से वो आयन गिर जाता है, जिसे जींग उठाकर वहाँ से चली जाती है। पर वो दोबारा आकर आयन को चैन के गले में डाल देती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये एक सीक्रेट सिल्वर थ्रेड है जो कि काफी मजबूत होता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से युआन के पास जाता है, जहाँ पर ये सारे गार्ड्स को काफी गंदे तरीके से मार रहे होते हैं और युआन भी बचे हुए गार्ड्स को मौत के घाट उतार देता है। और जैसे ये सारे आगे बढ़ रहे होते हैं, युआन ये नोटिस करता है कि यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स लगी हुई है वो सारी की सारी एक ही लड़की की हैं, जो कि काफी खूबसूरत लग रही होती है। तभी अचानक वहाँ पर एक बंदा आता है और ये बोलता है, तुमने सही कहा, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और फाइनली हमारे हीरोज यहाँ पर आ चुके हैं, जिसको देखकर युआन ये पूछता है, क्या तुम ही फायर क्लाउड हो? जिस पर वो ये कहता है, एक डीमन हंटर, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनने के बाद युआन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपने मैजिक से युआन को पीछे कर देता है कि मैंने इस टाइम का 100 सालों से इंतजार किया है और फाइनली मेरे सामने 2 इमोर्टल्स हैं, तो लड़ने में काफी मजा आएगा और सारे दर्शक ये लड़ाई देखने के लिए तैयार हैं। और अब खेल शुरू होगा और तुम्हारा स्वागत है जलने वाले नर्क में। और ये कहने के बाद वो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा होता है और ये बोलता है कि तुम मेरे अंदर का सोल ले सकते हो, अगर तुम ले सकते हो तो। और ये सुनने के बाद युआन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके फ्लेम बैरियर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसके बाद वो युआन पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और युआन उड़ते हुए नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन सारो अपने मैजिक से उसे बचा लेता है और फायर क्लाउड को उसका सोल देने के लिए बोलता है, जिस पर वो ये कहता है कि मुझे बस 2 फेरिस का ब्लड चाहिए, जिससे मैं फायर बाइट फोरबिडन जुत्सु इस्तेमाल कर सकता हूँ और अपना बदला ले सकता हूँ, वो भी फेरी कासल को उड़ाकर। और ये सुनने के बाद जू उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो जू के ब्लास्टर को आग के अंदर तपा देता है। सारो उसे ठंडा करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है और इससे जू का हाथ जल जाता है और वो ये कहता है कि मुझे लगा था तुम्हारा खून मुझे आसानी से मिल जाएगा। पर तभी युआन ये कहता है कि इसे मैं रोकूंगा, इसे तुम्हारा खून चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए, अगर तुम्हारा खून बहा तो उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो जू और सारो को वहाँ से भेज देता है और खुद ही उस डीमन से लड़ने के लिए डट जाता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल फर्नेस काफी ज्यादा गर्म होने लगता है और उसकी फ्लेम लोगों के ऊपर गिरनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब वो फटने वाला है। जिस पर ओल्ड मैन ये कहता है कि मेरे ख्याल से उसने फायर क्लाउड को गुस्सा दिला दिया है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि फायर क्लाउड युआन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स करता है, लेकिन युआन उन सभी से डॉज करता हुआ उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड फेंकता है, लेकिन फायर क्लाउड उससे बच जाता है। तभी युआन उसके पीछे आकर अपनी तलवार से उसको काट देता है, लेकिन ये बस फ्लेम होती है। जिसके बाद फायर क्लाउड युआन के पैर को पकड़कर उसे जमीन में पटक देता है और ये बोलता है कि तुम उन फेरिस के लिए अपनी जान दे रहे हो जो कि तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए। पर तभी अचानक युआन गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन वो भी सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ युआन के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे युआन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और फायर क्लाउड उसे जलाने के लिए आग बरसाता है, लेकिन तभी सारो अपनी आइस वॉल से उसको बचा लेता है। लेकिन इस बीच में सारो को कट लग जाता है और उसका ब्लड नीचे गिर जाता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो सारे यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन सारो
का ब्लड डीमन को मिल जाता है, जिसे लेकर वो उस लड़की की तस्वीर के पास जाता है और ये बोलता है कि मैंने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद वो सारों के ब्लड से कुछ लिखता है, जिससे वहाँ पर एक मैजिक पोर्टल ओपन हो जाता है और इससे वो मेटियोर भी हिलना शुरू कर देता है। और इसका मतलब साफ है कि उसने वो जुजुत्सु एक्टिवेट कर लिया है। जिसके बाद ये बंदा उड़ते हुए मेटियोर के पास पहुँच जाता है, जिसके बाद वो मेट्रॉइड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और उसके ऊपर फॉरबिडन स्पेल करता है, लेकिन तभी अचानक वो मेट्रॉइड फट जाता है, जिसको देखकर फायर क्लाउड को काफी गुस्सा आने लगता है और सारे के सारे लोग शेल्टर के लिए भागना शुरू कर देते हैं। पर तभी हम चैन को देखते हैं जो कि रुक जाता है और वो एक छोटी लड़की के पास जाता है जो कि रो रही होती है और ये लड़की अपनी मम्मी को ढूंढ रही होती है। तो चैन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर तभी अचानक उनके ऊपर काफी सारे पत्थर गिरने वाले होते हैं, लेकिन जिंग अपने स्पाइडरमैन के जाल से उनको रोक लेती है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे शेल्टर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन युआन की हालत काफी खराब होती है, जिस पर बूढ़ा आदमी ये बताता है कि हमने इसे सेंजू बीन दे दी है, लेकिन इसकी हालत काफी खराब है, जिसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर देखते ही देखते ये पूरा का पूरा शेल्टर भी हिलना शुरू कर देता है और सारो ये सोचता है कि इस बंदे ने इतने बड़े मेट्रॉइड को आखिरकार कंट्रोल कर कैसे रखा हुआ था। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी ये बताता है कि हाँ, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी एक वेपन से जो कि लोअर रेल्म के फर्नेस के कोर में है। और ये सुनने के बाद जू उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है और ये बोलती है कि ये तुम हमें अब बता रहे हो। फिर पिटी हुई हालत में ये बुड्ढा बोलता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, लेकिन वहाँ जाना मुश्किल नहीं है सिर्फ उसके लिए। और ये सुनने के बाद सारे चौंक जाते हैं, आखिर किसके लिए? इसके लिए, ये जो सामने खड़ी है ये एक चोरनी है, तो इसके लिए ये काम काफी आसान होगा। पर जीइंग काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने अपनी बहन से चोरी ना करने का वादा किया था। और इसके बाद वो बुड्ढा ये बोलता है, अरे ना छोरी, तुम चोरी थोड़ी कर रही हो, ये वेपन हम फेरिस का है, बस तुम उसे वापस ला रही हो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो उससे 10 गुना ज्यादा बुरा मेरे साथ होगा। और इसके बाद वो मान जाती है और सीक्रेट रास्ते से अंदर जाना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे 2 बंदे मिलते हैं जो कि कैमरे में ताका झाकी कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये लड़की उन दोनों को लपेट देती है और जाकर देखती है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर तो फायर क्लाउड की सेक्रेटरी होती है और तभी जिंग उसके पास जाकर उसे पीछे से धप्पा कर देती है और ये बोलती है, जल्दी से बताओ कि वो कोर कहाँ पर है। जिस पर वो ये कहती है कि मुझे छोड़ दो, वहाँ जाने के लिए तुम्हें की कार्ड चाहिए और वो मेरे बैग में है। और जैसी जिंग वहाँ पर देखती है तो ये उसके ऊपर अटैक कर देती है और अपनी टाई से उसके हाथ को पकड़ लेती है। पर जिंग इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी, वो इसकी बैंड बजाकर इसे ट्रैप कर लेती है और इसे धीरे धीरे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। पर इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो शेल्टर दोबारा से जोर जोर से हिलना शुरू कर देता है। अगली सीन में हम फायर क्लाउड को देखते हैं जो कि बिल्कुल पागल हो जाता है और वो सारी फेरिस को बाहर आने के लिए बोलता है। जिसके बाद जू और सारो उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं और चैन को पीछे छोड़ देते हैं और चैन अपने आयन को देखने लगता है। और इसके बाद हम दोबारा से जिंग को देखते हैं जो कि उससे पासवर्ड उगलवा लेती है, पर वो ये कहती है कि तुम एक बार अंदर जा तो सकती हो, लेकिन वहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं आओगी। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जिंग नीचे पहुँच जाती है और कोर उसकी आंखों के सामने होता है, लेकिन एक भी गलत कदम उसकी जान ले सकता है। और जैसी वो पैर आगे रखती है तो सिक्योरिटी एक्टिवेट हो जाती है और उसके सामने एक रोबोट आ जाता है जिससे उसे अब लड़ना है। और इसके बाद हम दोबारा से फायर क्लाउड को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और यहाँ पर हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि पिक्चर के अंदर थी। और यहाँ पर एक बंदा किसी का पर्स मार रहा होता है, लेकिन ये उसे रोक लेती है, लेकिन ये चोर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आकर उसको रोक लेता है और ये बंदा फायर क्लाउड होता है जो कि उसके पेट में एक जोरदार लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद सारे लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों एक साथ घूमने फिरने लगते हैं और कुछ टाइम बाद उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें पता लगता है कि डीमन लॉर्ड ने फेरी रेल्म के अंदर अपनी पूरी सेना को भेजा है और यहाँ पर काफी लड़ाई होने वाली है। इस लड़ाई के इफेक्ट लोअर रेल्म को भुगतने पड़ रहे होते हैं जहाँ पर ये रह रहे होते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ये जगह बैटलफील्ड के अंदर नहीं बदलेगी। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि आसमान से एक मेट्रॉइड नीचे गिरता है और फायर क्लाउड बाहर होता है और वो ये देखता है कि ये मेट्रॉइड उनकी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है और जैसी वो बिल्डिंग से टकराता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे सारा कुछ मिट्टी के अंदर मिल जाता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है और हम ये देखते हैं कि जू और सारो फायर क्लाउड पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो गुस्से में आकर ये बोलता है कि तुमने मुझे जितना दर्द दिया है मैं उसका 100 गुना करके तुम्हें देने वाला हूँ। और ये कहने के बाद वो उन दोनों पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन सारो अपनी आई शील्ड बना लेता है, लेकिन वो भी टूट जाती है। पर तभी अचानक एंट्री होती है चैन की जो कि अपनी शेंजन आयन के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। और इसके बाद हमें दोबारा से पास का सीन दिखाया जाता
दिखाता है कि जब फायर क्लाउड अपनी वाइफ के पास पहुंचता है तो वो मर चुकी होती है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक फ्रैगमेंट आता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और फिर हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये बोलता है कि मैं डीटी क्लैन से अपना बदला लेकर रहूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि 100 साल पहले वो मेटेरॉइड मैंने फेंका था? अपने दोस्त से पूछो। जिस पर सारो ये कहता है कि डीमन लॉर्ड ने फायर मेटेरॉइड से इमोर्टल पैलेस पर अटैक किया था, लेकिन उसे बचाने के लिए हमने एक शील्ड बना दी जिससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और वो जाकर लोअर रेल्म में गिर गया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो गुस्से में आकर जू पर अटैक करता है, लेकिन तभी चैन एक बैरियर बनाकर उसको बचा लेता है और ये बोलता है कि तुम सारी डीटीज को मारने के बाद उन्हीं के जैसे बन जाओगे और इससे पास्ट बदलने वाला नहीं है। और ये सुनने के बाद फायर क्लाउड को कुछ होने लगता है और वो देखते ही देखते एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर के अंदर बदल जाता है और ये बोलता है कि मैंने वादा किया था कि मैं सारी डीटीज को खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो चैन पर अटैक करता है जिससे चैन उड़कर काफी दूर जाकर गिरता है। अगले सीन में हमें फिर से जींग को दिखाया जाता है जो कि रोबोट को हरा देती है और कोर के ऊपर अपनी रिंग से जाल फेंकती है, पर वो कोर उसके जाल को जमा देता है और सारी की सारी एनर्जी ऊपर जाने लगती है। इसके बाद हमें फिर से चैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी शेंजन आयन लेकर उसे लड़ने के लिए तैयार होता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि फायर क्लाउड उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे कोर में से एनर्जी सेंस हो रही होती है और वो इन पर अटैक करके कोर की तरफ भागता है, लेकिन किंग कॉन्ग बैरियर की वजह से ये बच जाते हैं। जिसके बाद चैन जींग के पास जाने की बात करता है, तभी सारो अपनी बची हुई एनर्जी से उसे जींग के पास टेलीपोर्ट कर देता है। फिर हम दोबारा से नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर सारी दीवारें क्रैक हो रही होती हैं और तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है एक बंदे की, जिसको देखकर जींग छुप जाती है और ये कहती है कि ये क्लाउड नहीं है, ये कौन है? और ये बंदा आकर कोर को लेने की कोशिश करता है, पर ये उसे भी जमाने लगता है, पर इसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसने क्लाउड आर्मर पहना होता है। तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है क्लाउड की, जो कि उससे उस कोर को वापस रखने के लिए कहता है, पर वो बंदा ये बोलता है, क्या बात है, तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, वरना तुम्हें ढूंढने में मेरा काफी टाइम खराब होता। और ये सुनने के बाद क्लाउड उसके ऊपर फायर से अटैक करता है, लेकिन ये बंदा डॉज करने के बाद क्लाउड के मुक्का मारता है, पर क्लाउड उसको रोक लेता है और फिर देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा ये कहता है कि ये स्टोन मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी बहन के लिए है। और ये बोलने के बाद वो क्लाउड की तरह ही ट्रांसफॉर्म होकर उससे भी काफी खतरनाक बन जाता है। मुझे सोल फ्रेगमेंट चाहिए। और इसके बाद वो क्लाउड के एक जोरदार मुक्का मारता है और स्पीड से जाकर उसको घायल कर देता है। जिसके बाद ये दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि ये बंदा उस स्टोन और फ्रेगमेंट को एक बॉक्स के अंदर डाल देता है और वो ये देखता है कि फाइनली एक बड़ा मेटेरॉइड सिटी के ऊपर गिरने वाला है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है चैन की, जो कि अपने शेंजन आयन से उस बॉक्स को तोड़ देता है और वो स्टोन नीचे गिर जाता है। जिसके बाद शेंजन आयन सोल फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये साथ साथ उस डीमन की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वो अपने दूसरे हाथ से चैन पर अटैक करता है, पर जींग आकर उसको बचा लेती है, पर शेंजन आयन उसकी लाइफ को एब्जॉर्ब कर रही होती है। जिसके बाद वो अपने हाथ को ही काट देता है और ये बोलता है कि मैं इस स्टोन को लेने दोबारा जरूर आऊंगा। और इसके बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो मेटेरॉइड सिटी के ऊपर गिरने ही वाला होता है और इन सभी को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार क्या करे। तभी आवाज आती है क्लाउड की और वो ये बोलता है कि तुम्हें इस स्टोन को तोड़ना होगा, वो ही इस मेटेरॉइड को रोक सकता है। और ये सुनने के बाद चैन अपनी शेंजन आयन से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद ये स्टोन उस मेटेरॉइड को फ्रीज कर देता है और वो बिखर जाता है। जिसके बाद क्लाउड अपनी रिंग को देखकर ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। और इसके बाद उसकी वाइफ उसकी आंखों के सामने आती है और ये बोलती है कि तुमने इस सिटी को बचा लिया, इतना ही काफी है। और चैन भी काफी ज्यादा थकने के कारण बेहोश हो जाता है। और इसके बाद ये सारे युआन को लेकर एक ऐसी रिवर के पास जा रहे होते हैं जो कि घावों को ठीक कर सकती है। फिर चैन अपने भाई को आराम करने के लिए कहता है, पर युआन ये बोलता है, अरे भाई मैं तो मर्द हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। और ये कहने के बाद वो खांसने लगता है। तभी जींग उससे ये बोलती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, वरना तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे। और ये सुनने के बाद युआन उसकी गोद में लेट जाता है। और इसके बाद हम सारों को देखते हैं जो कि थोड़ा बहुत खोया खोया लगता है। और तभी अचानक ये ऐसे टाउन में पहुंचते हैं जहाँ पर एक भी बंदा दिखाई नहीं देता और इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। जिसके बाद सारो बाहर निकलकर अपनी गाड़ी को चेक करने के लिए जाता है। युआन जू से पूछता है कि सारो को क्या हुआ, ये काफी अजीब बिहेव कर रहा है। और चैन भी सेम सवाल पूछता है, जिस पर जू ये बोलती है कि इस जगह से सारो का पास जुड़ा हुआ है और यहाँ पर उसकी टीम को माइनिंग एरिया के अंदर भेजा गया था। अगर तुम्हें लेकर उस रिवर के अंदर ना जाना होता तो सारो यहाँ पर कभी भी नहीं आता। और ये सारे बंदे तरबूज खाते हुए कहानी का मजा ले रहे होते हैं। जिसके बाद युआन बाहर जाकर सारो से बोलता है, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? पर सारो उसका जवाब नहीं देता। जिस पर युआन बोलता है, अरे जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बताओ, हम सारे मिलकर उसको सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद सारो सारी की सारी टेक्निकल चीजें उसे बताना शुरू कर देता है, लेकिन युआन को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता
पड़ता। और इसके बाद सारो युआन और चैन को ये बताता है कि उसे बस एक क्रिस्टल को चेंज करना है, जिसके बाद ये गाड़ी चलने लगेगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सारो उस क्रिस्टल को लेने के लिए जाने लगता है और युआन भी उसके साथ आता है, पर सारो उसका हाथ हटाकर ये बोलता है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, ये काम मेरा है और मैं कर लूंगा। और इसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारो अपनी टीममेट्स को ये बता रहा होता है कि हमें माइंस के अंदर जाना है और वहाँ पर डीमन होने का भी खतरा है और इसके साथ साथ हमें वहाँ पर लोगों को भी बचाना है। जिसके बाद सारो अपनी टीम को लेकर अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर उन्हें चारों तरफ बस खून ही खून नजर आता है और इनको ऐसा लगता है कि सारे लोग बचने के लिए इसके नीचे गए हैं। तभी सारो ये बोलता है कि हमारा काम है इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना और बिना नीचे जाए ये काम पूरा नहीं होगा और तुम सबको अब लड़ाई के लिए रेडी रहना चाहिए। और ये कहने के बाद वो सारे नीचे चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं। जिसके बाद ये उन्हें अपनी गन से भूनना शुरू कर देते हैं और लिली उनकी तरफ बॉम्ब्स फेंकती है, लेकिन उसका पैर इंजर्ड हो जाता है। तभी सारो उन सभी को पास में एक लॉन्च में ठहरने के लिए कहता है। जिसके बाद ये सारे यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद यहाँ पर एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और देखते ही देखते बाहर वाला मैजिक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तभी सारो का एक टीममेट ये बोलता है कि अब हमें इंतजार करना नहीं पड़ेगा, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक डीमन आता है जो कि आकर उसको खा लेता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जू ये बताती है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और ये लोगों की लाशें खाता है, इसीलिए शायद इसने माइंस को चुना है और ये बस अंधेरे के अंदर रहता है क्योंकि बाहर आकर ये मर सकता है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि इन्हें सारो की लोकेशन पता लग जाती है और सारो भी उस क्रिस्टल को उठा रहा होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। और जैसे वो उस क्रिस्टल को उठाने के लिए झुकता है वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ तो है। तो वो देखता है कि यहाँ पर एक सर्कल अपीयर हो जाता है और ये वाला सर्कल डीमन रैल्म के पैसेज को खोलता है, लेकिन इसके लिए फेरी का खून चाहिए। पर सारो को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार ये यहाँ पर किसने बनाया। जिसके बाद सारो को ये बात पता लग जाती है कि पहले भी ये डीमन यहीं से आया था और इसके बाद सारो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो अपने दोस्त का बदला ले सके। और इसके बाद हमें दोबारा से पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये डीमन सारो के टीममेट को इंजर्ड कर देता है और सारो भी अपनी रॉक फॉर्मेशन से उसे रोकता है और अपने टीममेट के पास जाकर उसे ठीक करना शुरू कर देता है। पर वो सारो को उसे छोड़कर यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर सारो रोने लगता है क्योंकि उसके बाकी टीममेट्स भी मर चुके होते हैं। और तभी अचानक वो डीमन सारो के फॉर्मेशन को तोड़ देता है और ये बंदा सारो को जाने के लिए बोलता है, पर सारो मना कर देता है। और इसके बाद वो दोबारा डीमन से भिड़ जाता है और दोबारा ही रॉक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये डीमन उसको आराम से तोड़ देता है। और फिर देखते ही देखते सारो की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। पर तभी हम ये देखते हैं कि उसका टीममेट आगे जाकर अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है। और इसके बाद सारो अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने उसके सारे टीममेट्स होते हैं, जिनको देखकर सारो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और मैं लीडर बनने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर ये सारे उसे बताते हैं कि नहीं, तुम ऐसे नहीं हो और तुम्हें ये पता लगाना है कि आखिरकार उस फॉर्मेशन को किसने बनाया था, तभी तुम हमारे पास तक आ सकते हो। जिसके बाद बाकी बंदे ये बोलते हैं कि हाँ कैप्टन, आपको वापस जाना चाहिए क्योंकि आपके दोस्तों को आपकी जरूरत है। और जैसे सारो अपनी आंखें खोलता है तो उसे सामने चैन नजर आता है और बाकी बंदे उस डीमन से लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद सारो ये बोलता है कि चैन, तुम इन सबको बचाने के लिए एक बैरियर बनाओ, बाकी इस डीमन को मैं देख लूंगा। और वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए आगे जा रहा होता है। जिसके बाद चैन उसको रोकता है, लेकिन वो नहीं सुनता और आगे जाने लगता है और ये बोलता है कि मैं दोबारा से अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता। और इसके बाद हम डीमन को देखते हैं जो कि युआन और बाकी सभी को काफी बुरे तरीके से मार रहा होता है और उन्हें नीचे पटक देता है। और जैसे सारो उस डीमन के पास जाकर अपने आप को ब्लास्ट करने वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि चैन एक बैरियर बनाकर उसको भी बैरियर के अंदर ले लेता है। जिस पर सारो ये बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर चैन कहता है कि मैं भी अपने दोस्तों को नहीं खो सकता, शेंजन आयन। और ये कहने के बाद ऊपर एक काफी बड़ा छेद होता है जहाँ से रोशनी आती है और डीमन इस रोशनी को हैंडल नहीं कर पाता और वो मर जाता है। और इसके बाद ये सारे खुश हो जाते हैं। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारो अपने टीममेट्स की कब्र के पास खड़ा होकर ये बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं उस फॉर्मेशन का पता लगा कर ही रहूंगा, ये मेरा वादा है। जिसके बाद सारो उन सभी को ये बताता है कि उसके भी कुछ दोस्त थे जिन्होंने जान पर खेलकर उसकी रक्षा की थी। और इसके बाद ये दोबारा से अपनी शिप के अंदर जाने लगते हैं और युआन ये बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था हम भाई हैं और हम साथ मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस एनिमे का सेकंड पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। बाकी आप हमसे बात करने के लिए हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर ज्वाइन कर सकते हो, सभी की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, गुड बाय।